हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बढ़िया रशियन मूवी T-34 AKA द आयरन फ्यूरी को। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया था। इस मूवी में हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के समय कैसे 4 रशियन सोल्जर एक टैंक की मदद से नाजीज की जेल से भाग निकले थे। इस मूवी की खासियत है इस मूवी का एक्शन जो अलग ही लेवल का है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत में हम रशियन मिलिट्री के एक ट्रक को देखते हैं जो खाने पीने का सामान ले जा रहा था। उसमें से एक आदमी उतरकर साइन बोर्ड को तोड़ने लगता है। ये हमारे मूवी का लीड कैरेक्टर निकोलाई था। वो उस बोर्ड को तोड़ देता है, लेकिन तभी दूसरे आदमी को दिखाई देता है सामने से एक जर्मन का टैंक आ रहा था। निकोलाई जल्दी से ट्रक लेकर उस टैंक के पास जाने लगता है और उस टैंक के उनकी तरफ मुड़ने से पहले ही उसके आगे निकल जाता है। अब वो टैंक उनकी तरफ मुड़ रहा था। निकोलाई अपने साथी को 4 तक गिनने कहता है और उसके ही निकोलाई ट्रक मोड़कर टैंक के हमले से बच जाता है। इसी तरह वो नाजी टैंक से बच रहे थे, लेकिन अगली बार 4 गिनने के बाद भी टैंक में बैठा आदमी फायर नहीं करता। वो ट्रक के आगे निशाना लगाता है, लेकिन निकोलाई ठीक उसी समय ट्रक रोक लेता है और फायर होते ही टैंक का शेल उनके सामने से निकलता है और इस तरह निकोलाई उस टैंक से बच निकलता है। उस टैंक में बैठा जर्मन ऑफिसर भी निकोलाई से काफी इम्प्रेस हुआ था। फिर हम रशियन मिलिट्री बेस देखते हैं, जहां हमें पता चलता है उनके पास एक ही टैंक बचा है। उनके पास कोई टैंक कमांडर भी नहीं बचा। उनका कैप्टन भी बुरी तरह जख्मी हो चुका है। तभी वहाँ निकोलाई आता है। वो जूनियर लेफ्टिनेंट और एक आर्मर ऑफिसर मतलब टैंक कमांडर है। उससे मिलकर कैप्टन बहुत खुश होता है। फिर कैप्टन उसे टैंक के क्रू से मिलाता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टैंक ड्राइवर स्टेपन है। निकोलाई उन्हें बताता है कल उन्हें अपने मेडिकल स्टाफ को कवर करते हुए एक गाँव में जर्मन की टैंक की टुकड़ी से लड़ना है। ये ही उनका मिशन है। लेकिन ये सुनकर तीनों भी हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही टैंक है और दुश्मन बहुत ज्यादा। ये सुसाइड के जैसा है। लेकिन निकोलाई उस टैंक को देखकर ही उसकी हालत बता देता है और तीनों को अपने लेफ्टिनेंट होने का एहसास दिलाता है। फिर उन्हें एक्स्ट्रा हथियार के साथ टैंक रेडी करने का ऑर्डर देता है। तीनों भी टैंक रेडी करने लगते हैं और निकोलाई एक ऑफिसर के साथ एक प्लान बनाता है, जिसमें वो टैंक में रहकर उन पर हमला करेगा और दूसरा ऑफिसर जमीन पर से ही जर्मन्स का ध्यान भटकाएगा। टैंक रेडी होने के बाद सभी अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह हम उस गाँव के पास जर्मन मिलिट्री के टैंक यूनिट को देखते हैं। उनके पास बहुत सारे टैंक थे। उनका कैप्टन था ऑफिसर जगार। ये ऑफिसर और टैंक वही है जिससे निकोलाई बचकर निकला था। वो लोग गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब हम उनके पूरे टैंक देख पाते हैं। निकोलाई और उसकी टीम छुपकर उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उनके आगे बढ़ते ही निकोलाई की टीम हमले के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन उनके निशाने पर आने से पहले ही जर्मन्स रुक जाते हैं। दरअसल जगार को कुछ शक हो गया था, क्योंकि गाँव एकदम शांत था। वहाँ कुत्ते के भौंकने तक की आवाज नहीं आ रही थी। तभी गांव में छुपे निकोलाई के लोग एक नकली एंटी टैंक गन बाहर निकालते हैं। जगार उसे देखकर असली समझता है और उसके ऑर्डर पर सभी टैंक अलग अलग होकर गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये निकोलाई की ही चाल थी। जर्मन टैंक उस तरफ फायर करने लगते हैं। तभी निकोलाई अपने टैंक से जो उसने घास में छुपा रखा था, उसके एक ही फायर में जर्मन के 2 टैंक उड़ा देता है, जिसे देखकर जगार भी शॉक था। जगार उस तरफ सभी को फायर करने बोलता है, लेकिन जब तक वो लोग उस तरफ मुड़ पाते तब तक निकोलाई एक और टैंक उड़ा देता है। वो लोग अपनी पोजीशन बदलने वहाँ से निकलते हैं। सभी टैंक उनकी तरफ ही फायर कर रहे थे। तभी जगार के टैंक का एक शेल उनके टैंक से टच होकर जाता है, जिससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। गांव के बाहर से जर्मन्स के बाकी लोग गांव पर हमला करने लगते हैं। सब शांत होने के बाद बाकी सोल्जर्स गांव में दाखिल होते हैं। जर्मन्स उनके निशाने पर थे, लेकिन वो लोग टैंक के आने का इंतजार करते हैं। तभी एक घर के अंदर से निकोलाई फायर करता है और शेल सीधा सामने खड़े एक टैंक को उड़ा देता है। इसके तुरंत बाद वो लोग भी जर्मन सोल्जर पर शूट करने लगते हैं, लेकिन तभी जगार का टैंक उन्हें उड़ा देता है। निकोलाई के टैंक को बाहर निकालने के लिए जर्मन्स उस घर को जला देते हैं। निकोलाई उनकी चाल समझ गया था। वो बाहर निकलने से पहले गेट पर ही रुक जाता है और जर्मन्स के एक और टैंक को उड़ा देता है। फिर बाहर निकलते ही और उनके निशाना लगाने से पहले ही छुप जाता है। लेकिन जगार भी एक घर में छुप गया था, जहाँ से वो निकोलाई के टैंक पर फायर करता है, जो जाकर सीधा टैंक पर लगकर
पर ब्लास्ट होता है, जिससे लोहे का एक टुकड़ा उड़कर सीधा निकोलाई के एक सोल्जर को लग जाता है, जिससे वो मारा जाता है। बाहर उनके बाकी लोग भी मारे गए थे। जगार को लगता है सभी मर चुके हैं, लेकिन सभी अपने आप को फिर संभालते हैं और टैंक शुरू करते हैं। उनके आगे बढ़ने से जर्मन्स को यकीन ही नहीं होता। जगार फिर शेल लोड करवाता है। तब तक निकोलाई बाकी टैंक को भी उड़ा देता है, लेकिन एक टैंक ने उन पर निशाना लगा दिया था। वो फायर करने ही वाला था, लेकिन मरते मरते भी एक रशियन सोल्जर उस टैंक की तोप को ही उड़ा देता है। जगार उन पर निशाना लगा रहा था, लेकिन तब तक निकोलाई छुप जाता है। अब कोई और टैंक नहीं बचे थे। निकोलाई ने एक ही टैंक से जर्मन्स के दर्जन भर टैंक्स को मार गिराया था। इसीलिए जगार को बाहर आना पड़ता है, जहां दोनों का आमने सामने का मुकाबला होता है। तभी वो फायर करते हैं और उनके शेल एक दूसरे को लगते हैं, जिससे दोनों ही घायल होते हैं। लेकिन निकोलाई और स्टेपन खुद को संभालते हुए जल्दी टैंक लेकर एक घर की आड़ में छुपकर जगार के आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जगार भी बहुत चालाक था। वो सड़क से ना आते हुए दूसरी साइड से आता है। जब तक निकोलाई कुछ समझ पाता, जगार उस पर फायर कर देता है, लेकिन फिर भी निकोलाई अपनी बची हुई ताकत से टैंक की तोप को जगार की तरफ मोड़ने लगता है। जगार ये देखकर एकदम हैरान था। वो भी टैंक लोड करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे पर फायर करते हैं। थोड़ी देर बाद सब शांत होता है। स्टेपन अभी तक जिंदा था। निकोलाई बाहर निकलता है, फिर स्टेपन को बाहर निकालता है। तभी सामने वाले टैंक से जगार भी निकलता है। वो भी बहुत जख्मी हो चुका था। निकोलाई के पलटते ही वो उसे गोली मार देता है। निकोलाई वही गिर जाता है और जगार भी बेहोश हो जाता है। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। एक रात एक ट्रेन जर्मन कैंप में आती है, जिसमें से बहुत सारे कैदी निकलते हैं। वहाँ एक एना नाम की लड़की थी, जो नाजीज ऑफिसर की बात रशियन में ट्रांसलेट कर रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है रशियन कैदियों को यहाँ नए जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। आखिर में जर्मन ऑफिसर सभी को जमीन पर लेटने बोलता है, मतलब उन्हें जर्मन्स के सामने सिर झुकाने कहता है। सब झुक जाते हैं, लेकिन एक आदमी खड़ा था। ऑफिसर उसके पास जाता है। उसे सब लोग टैंक मैन बुलाते थे, लेकिन उसका नाम और रैंक किसी को पता नहीं थी। उसने अब तक 7 बार भागने की कोशिश की थी। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि निकोलाई था। नाजी ऑफिसर उसे शूट करने वाला था, लेकिन निकोलाई की आंखों में मौत का कोई डर नहीं था। एना ट्रांसलेट करके उसे ऑफिसर के सामने सिर झुकाने बोलती है, लेकिन वो नहीं मानता। ऑफिसर उसे शूट करता है, लेकिन उसकी गन अटक जाती है। ऑफिसर उसे मारकर बेहोश कर देता है और निकोलाई को स्पेशल सेल में भिजवाता है। उसी रात से वो लोग निकोलाई को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और उसका नाम और रैंक पूछने लगते हैं। लेकिन इतना टॉर्चर सहने के बाद भी निकोलाई कुछ नहीं बोलता। फिर हम जगार को देखते हैं। वो अपने सीनियर्स के पास आता है। उसका चेहरा एक तरफ से खराब हो चुका था, जो निकोलाई ने किया था। उसने कुछ दिन पहले ही रशियन की रेड आर्मी की टैंक की टुकड़ी को बड़ी मुश्किल से हराया था। वो चाहता था कि उनके सोल्जर्स को भी वैसी ही ट्रेनिंग दी जाए, जिसकी उसने अर्जी दी थी। उसकी रिक्वेस्ट मंजूर हो जाती है और वो उसी जेल में आता है जहाँ निकोलाई भी कैद है। वो उस जेल के कैदियों के रिकॉर्ड मांगता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रशियन टैंक मैन बंद है। दरअसल उसका प्लान था रशियन सोल्जर्स को मजबूर करके उनसे अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिलवाना, ताकि वो रशियन की चालों को समझ सके। तभी उसे निकोलाई की फोटो दिखाई देती है और उसे वो दिन याद आता है जब निकोलाई ने एक ही टैंक से उन सबको धूल चटाई थी। पूछने पर उसे पता चलता है निकोलाई को यहाँ मौत की सजा देने लाया गया है। जगार को अपने मिशन के लिए सही आदमी मिल गया था। वो तुरंत एना के साथ निकोलाई से मिलने जाता है और दोनों एक दूसरे को 4 सालों बाद देखते हैं। जगार उससे बात कर रहा था, जिसे एना ट्रांसलेट कर रही थी। जगार उसकी तारीफ करता है उस दिन लड़ने के लिए। जगार उसे ऑफर देता है वो लोग उसे मारने वाले हैं। बचने के लिए वो जर्मन सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे। उसे टैंक दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई गोलियां नहीं होगी और बाद में निकोलाई उसके लिए काम करे। जाहिर सी बात थी, निकोलाई इनकार कर देता है, जो जगार के लिए एक्सपेक्टेड था। इसीलिए जगार एना को मारने की धमकी देता है, जिससे मजबूरन निकोलाई को उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ दिन बाद एक सुबह सभी कैदियों की गिनती करने के बाद रशियन के टैंक सोल्जर्स को सामने लाया जाता है, जिसमें से एक स्टेपन था। फिर वहाँ निकोलाई आता है। उसे इन सब में से ही अपना क्रू चुनना था। लेनो नाम के एक आदमी को चुनने के बाद वो स्टेपन के सामने जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो खुशी जाहिर नहीं कर सकते थे। निकोलाई स्टेपन को भी चुनता है। आखिर में वोल्चोक नाम का आदमी उस पर थूक देता है, क्योंकि वो रशियन होकर जर्मन्स के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो उसे भी चुन लेता है। फिर उन्हें जेल के एक हिस्से में लाया जाता है, जहाँ एक T-34 रशियन टैंक रखा हुआ था। जगार
निकोलाई को बुलवाता है। एना उसकी बातें ट्रांसलेट करती है। वो बताता है उन्हें इस टैंक को एक हफ्ते में रिपेयर करना होगा। ये टैंक उनके पैंथर नाम के टैंक्स को हरा सकता है। उस टैंक के अंदर अभी भी रशियन सोल्जर्स की लाशें थी। लाशों को बाहर निकालकर उन्हें टैंक साफ करना है। उनके जाने के बाद निकोलाई तीनों को उनका मिशन बताता है। एक हफ्ते में यहाँ उनके साथ जर्मन्स की ट्रेनिंग होगी। जर्मन्स के पास हथियार होंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। उन्हें जर्मन्स से बचना है और बाद में टैंक में यहाँ से निकलना है। यहाँ एना को छोड़कर कोई रशियन समझ नहीं रहा था, लेकिन एना ये सब सुन रही थी। बाकी तीनों यहाँ मरने से अच्छा लड़ाई करते हुए मरना पसंद करते हैं और उसका साथ देने तैयार हो जाते हैं। निकोलाई टैंक के अंदर जाता है जहाँ रशियन सोल्जर्स की लाशें सड़ रही थी, लेकिन यहाँ निकोलाई को टैंक के शेल दिखाई देते हैं, साथ ही कुछ हैंड ग्रेनेड भी। बाहर आकर निकोलाई जगार से उन रशियन सोल्जर्स को इज्जत से दफनाने की रिक्वेस्ट करता है। जगार मान जाता है। चारों भी उन लाशों के कपड़ों में शेल को छुपाते हैं, फिर उन्हें बाहर जेल की ही हद के अंदर दफना देते हैं। निकोलाई उस जगह को ध्यान से देखता है क्योंकि यही उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी। वो लोग कब्र में एक निशान बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। वर्कशॉप में सभी टैंक को रिपेयर करना शुरू करते हैं और निकोलाई रेत में बाहर के मैदान का नक्शा बनाता है। फिर बाकी तीनों को वो नक्शा समझाता है, लेकिन स्टेपन को इस पर ऐतराज था। लेकिन निकोलाई उन्हें बताता है वो सरहद से सिर्फ 6 घंटों की दूरी पर है। उनके पास 6 टैंक शेल है, लेकिन स्टेपन को यहाँ से टैंक में भागना ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उनके पीछे पूरी जर्मन आर्मी लग जाएगी। लेकिन निकोलाई किसी तरह उसे मना लेता है। रात में एना निकोलाई के पास आती है क्योंकि उसे जगार ने बुलाया था। निकोलाई उसके ऑफिस में जाता है जहाँ उसे यहाँ का मैप दिखाई देता है। टैंक को रिपेयर होने में 2-3 दिन और लगने वाले थे। जगार उसे ट्रेनिंग ग्राउंड की डिटेल देना शुरू करता है, लेकिन इस बीच निकोलाई और एना एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जगार के इंटरप्ट करने पर निकोलाई बोलता है वो सब समझ गया। जगार उस मैप को उठाकर अपने टेबल के दराज में लॉक कर देता है, जिसे निकोलाई और एना भी देखते हैं। यहाँ दोनों में उस गांव की बैटल को लेकर थोड़ी हेल्दी टॉक होती है। दुश्मन होने के बाद भी जगार निकोलाई की इज्जत करता था और उसे ड्रिंक भी ऑफर करता है। फिर सभी मिलकर टैंक रिपेयर करने में लग जाते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद उसे रिपेयर कर लेते हैं। फिर एक दिन उनके पास जगार आता है। उन्होंने एक दिन पहले ही टैंक रिपेयर कर लिया था। वो उन्हें डेमो दिखाने कहते हैं। सभी मिलकर उस टैंक को चलाना शुरू करते हैं। वो टैंक बहुत बढ़िया था। स्टेपन उसे स्लाइड करता है। ये देखकर जगार बहुत खुश होता है। एना को भी यकीन हो गया था निकोलाई जरूर इस जेल से भाग निकलेगा। जगार बैटल की तैयारी करवाता है। बैटल के एक दिन पहले एना निकोलाई को बताती है जर्मन्स ग्राउंड में माइंस बिछाने वाले हैं। एना को पता था निकोलाई यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए निकोलाई को वो मैप चाहिए था। एना उसे भी अपने साथ ले जाने बोलती है, चाहे भागते हुए वो निकोलाई के साथ मर क्यों न जाए। एना उसे जगार के ऑफिस और दराज के चाबी का साचा देती है क्योंकि वो उस मैप को लेकर आएगी। बैटल के दिन सुबह जगार अपने सोल्जर्स को स्पीच देता है और उन्हें रशियन से लड़ने तैयार रहने कहता है। दूसरी तरफ निकोलाई भी तैयार था। वो सभी को बताता है जमीन पर माइंस बिछी है, इसीलिए उन्हें मेन गेट से ही भागना होगा। उनका मुकाबला 3 पैंथर टैंक से है। उनके पास 6 शेल्स और 30 किलोमीटर का फ्यूल है। फिर वो सभी को स्पीच देता है। उन्हें नाजियों को उनकी ही जमीन पर हराना है। उसकी स्पीच से सभी में जोश भर जाता है। फिर सभी रशियंस की कब्र खोदकर वो शेल निकालते हैं और अपने टैंक में रख लेते हैं। अब बैटल की शुरुआत होती है। 3 जर्मन टैंक्स उन्हें ढूंढने निकलते हैं। जगार और बड़े ऑफिसर एक टावर से ये सब देख रहे थे। दूसरी तरफ एना बचते बचाते किसी तरह जगार के ऑफिस पहुंचती है और डुप्लीकेट चाबी से उस मैप को चुरा लेती है। एना के पास परमिशन थी कि वो कुछ घंटों के लिए बाहर जा सकती थी। वो गेट के गार्ड को वो परमिशन दिखाती है और वो उसे जल्दी वापस लौटने का बोलकर बाहर जाने देता है। इस तरफ बैटल ग्राउंड में सभी मिलकर आग जला देते हैं, जिसके काले धुएं से जर्मन टैंक्स को वो दिखाई नहीं देते। जगार और बाकी लोग भी ये देख रहे थे। फिर सभी टैंक में वापस आते हैं और धुएं के बीच में से ही जर्मन टैंक्स पर निशाना लगाते हैं और पहले टैंक को उड़ा देते हैं। ये देखते ही जगार और जर्मन ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता उन्हें शेल कहाँ से मिले। जर्मन के बाकी सोल्जर हमले की तैयारी करते हैं। जगार उनके टैंक में मौजूद सोल्जर से कांटेक्ट करता है। जगार उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वो लोग छुपते छुपाते उस टावर के पास आ गए थे। वो उस टावर को उड़ाने ही वाले थे, लेकिन जगार उन्हें देख लेता है। वो लोग उस टावर को उड़ा देते हैं, लेकिन जगार सही समय पर बाकी ऑफिसर्स को लेकर वहाँ से निकल गया था। जेल में भगदड़ मच गई थी। वो लोग टैंक लेकर गेट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ मौजूद पूरी जर्मन कार को टैंक से कुचल देते हैं। गेट की तरफ बढ़ते हुए जर्मन सिपाही उन लोगों पर मशीन गन और हैंड ग्रेनेड से हमला करते हैं, लेकिन टैंक की तोप उनकी तरफ करते ही वो सब छुप जाते हैं और कई मुश्किलों के बाद वो गेट
तोड़कर बाहर निकलते हैं और जगार कुछ नहीं कर पाता और वो लोग टैंक लेकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऐना एक बस स्टॉप पर आती है। वहाँ की जर्मन औरतें उसे देखकर दूर हट जाती है। तभी उन्हें कुछ आते हुए दिखाई देता है जो T-34 रशियन टैंक था, जिसे देखकर ऐना बहुत खुश होती है। निकोलाई उसके सामने टैंक रोकता है। ऐना वो नक्शा भी अपने साथ लेकर आई थी। जेल में जगार उस एरिया के सारे यूनिट को खबर करता है और 50 किलोमीटर के एरिया को ब्लॉक करवाता है और जेल में मौजूद सभी सोल्जर्स को भी उन्हें ढूंढने भेज देता है। उन्हें फिलहाल पता नहीं था वो लोग किस तरफ गए हैं। उनके पास फ्यूल बहुत कम था, लेकिन 20 किलोमीटर पर एक शहर था जहां उन्हें फ्यूल मिल जाएगा। वो लोग उस शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग उस शहर में पहुंचते हैं। ये शहर छोटा था। लोग टैंक को देखकर डरकर भाग रहे थे। यहाँ गिने चुने ही पुलिस वाले थे जो उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। वो उनकी गन ले लेते हैं और कुछ खाने का सामान, बियर, फ्यूल और कपड़े बदल कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग हाईवे से आगे बढ़ रहे थे। तभी निकोलाई को कुछ दिखाई देता है। वो तुरंत टैंक को मुड़वाता है। सामने से एक बुलेट उनकी तरफ आती है और टैंक को टच करके निकलती है, क्योंकि सामने नाजीज ने एंटी टैंक गन के साथ हाईवे ब्लॉक कर दिया था। वो लोग अभी भी उन लोगों पर हमला कर रहे थे। अब उन्हें जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ना पड़ता है। यह जेल में जगार को खबर मिलती है उन्हें देख लिया गया है। अब जगार को उनकी लोकेशन पता चल गई थी। वो उनके लिए ट्रैप लगवाता है। उसका सीनियर उसे वार्न करता है अगर उसने सुबह तक रशियंस को नहीं पकड़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर वो सब जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने ही एक पहाड़ था जिसकी दूसरी तरफ चेकोस्लोवाकिया था। उस समय 1944 में चेकोस्लोवाकिया में रशियन और बाकी देशों की आर्मी थी जो नाजियों के खिलाफ थी। जगार उन्हें प्लेन से ढूंढ रहा था। नीचे बहुत देर चलते रहने से सभी बहुत थक गए थे और शाम भी होने वाली थी। इसीलिए निकोलाई पहाड़ की आड़ में रात रुकने का फैसला करता है। वही जगार को टैंक के निशान दिख गए थे। वो समझ गया था वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया तक पहुँचने के लिए उन्हें रास्ते में एक शहर से गुजरना पड़ेगा। जंगल में निकोलाई टैंक रुकवाता है। अब शाम होने वाली थी। वो सभी रात यही रुकने वाले थे। लेनेओ को वहाँ एक नदी दिखाई दी थी। फिर सभी उस नदी में कूद पड़ते हैं और 4 सालों में पहली बार आजादी में सांस लेते हैं, आजादी को महसूस करते हैं और बहुत चिल्लाते हैं। जगार अपने सीनियर्स को खबर देता है कि कल सुबह 8 बजे तक वो रशियंस को पकड़ लेगा। निकोलाई बाकी लोगों को अपना प्लान बताता है। वो चेकोस्लोवाकिया से 50 किलोमीटर दूर थे। निकोलाई की सलाह थी उन्हें टैंक पानी में डुबाकर अलग अलग जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं होता। किसी को भी निकोलाई और टैंक को छोड़ना नहीं था। इसीलिए निकोलाई भी मान जाता है और सुबह साथ में निकलने तैयार हो जाता है। सबके सोने के बाद निकोलाई ऐना के पास जाता है। फिर दोनों करीब आते हैं, लेकिन जगार रात में ही बहुत सारे टैंक लेकर उस शहर में जा रहा था, जिसकी हल्की सी आवाज निकोलाई को आ जाती है। वो सभी को उठाता है। निकोलाई समझ गया था जगार ने उन्हें घेर लिया है। अब उन्हें अंधेरे में ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो ऐना को टैंक में नहीं ले जा सकते थे। ऐना इसके लिए नहीं मानती, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। निकोलाई उसे शहर से घूमकर जाने कहता है, क्योंकि उस समय वो नाजियों से लड़ रहे होंगे, जिससे ऐना आसानी से आगे निकल जाएगी। निकोलाई उसे चेकोस्लोवाकिया की बॉर्डर के पहले रात तक उनका इंतजार करने कहता है और वो नहीं आए तो उसे अकेले ही आगे निकल जाना है। फिर वो सब ऐना से अलविदा लेते हैं। फिर वो सब उस शहर के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। वहाँ सब कुछ एकदम शांत था। सभी समझ गए थे ये एक ट्रैप है। जर्मन्स ने शहर खाली करवा दिया था। निकोलाई दूसरे रास्ते से शहर के अंदर जाता है। आगे हमें पता चलता है जगार ने अपना टैंक घास में छुपा रखा है और उन लोगों पर निशाना लगा रहा है। ये बिल्कुल उस लड़ाई जैसा था जैसी मूवी के शुरुआत में हुई थी। उस समय जगार बाहर से आया था और निकोलाई छुपा था, लेकिन यहाँ निकोलाई सही समय पर जगार को देख लेता है और स्टेफन तुरंत टैंक को मोड़ता है, जिससे जगार की बुलेट उन्हें छू कर निकलती है। वो लोग अपना रास्ता बदलते हैं। उन्हें सामने ही एक टैंक नजर आता है। वो लोग उस टैंक के आर्मर को भेद नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास वो शेल ही नहीं था। सामने वाला टैंक भी उन्हें उड़ाने वाला था, लेकिन वो उस टैंक के नीचे निशाना लगाते हैं। फायर करते ही उनका शेल जमीन से टकराकर नीचे से उस टैंक के अंदर घुस जाता है, जिससे वो टैंक ब्लास्ट हो जाता है। जगार सभी टैंक को पोजीशन लेने कहता है। निकोलाई टैंक एक गली में लगाता है। निकोलाई बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है। उसे दिखाई देता है तीनों तरफ से उन्हें टैंक्स ने घेर लिया है और सामने ब्लास्ट हुआ टैंक है।
है जिससे वो आगे नहीं जा सकते। उसे वहाँ एक दीवार दिखाई देती है। वो अंदाजा लगाता है अगर वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से टैंक बढ़ाए तो हमला करने उनके पास 10 सेकंड का वक्त होगा। उन्हें जर्मन्स का ध्यान भटकाना होगा। जगार निशाना लगाकर उनके इंतजार में था। अंदर जाकर निकोलाई सभी को उनकी पोजीशन समझाता है, लेकिन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने किसी को बाहर जाकर एक टैंक को उड़ाना होगा, मतलब अपनी कुर्बानी देनी होगी, जिसके लिए वोल्चोक खुशी खुशी तैयार हो जाता है। रात होने की वजह से जर्मन्स ने टैंक के ऊपर के दरवाजे खुले रखे थे। निकोलाई वोल्चोक को एक ग्रेनेड देता है। वोल्चोक सभी से अलविदा लेता है और बाहर निकलकर दुश्मन के टैंक की तरफ बढ़ता है। निकोलाई स्टेपन को ऑर्डर देता है धमाके की आवाज सुनते ही उसे सामने की दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। बाहर वोल्चोक छुपते छुपाते जर्मन टैंक्स के पास पहुंचता है। वहां ऑफिसर टैंक का दरवाजा खोलकर खड़ा था। वोल्चोक सीधा उस टैंक पर जंप करता है, जिससे उस ऑफिसर और वोल्चोक में हाथापाई होती है, लेकिन वोल्चोक ग्रेनेड को टैंक के अंदर छोड़ देता है। तभी एक ऑफिसर बाहर आकर उसे शूट कर देता है और उसी समय वो ग्रेनेड भी टैंक के अंदर फट जाता है, जिससे टैंक के अंदर सभी लोग मारे जाते हैं, साथ ही वोल्चोक भी। धमाके की आवाज सुनते ही स्टेपन टैंक चलाना शुरू करता है। उनके सामने आते ही जगार फायर करता है। वो लोग दीवार तोड़ते हुए अंदर जाते हैं और आमने सामने के दोनों टैंक की बुलेट उन्हें टच करते हुए निकलती है। जगार फिर मिस हो जाता है। वो लोग उस पतली गली में दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो जैसे ही एक दीवार तोड़कर बाहर निकलते हैं, उनके सामने एक पैंथर टैंक खड़ा हुआ था। दोनों जल्दी से टैंक की तोप एक दूसरे की तरफ मोड़ना शुरू करते हैं। एक समय पर दोनों की तोप आपस में अटक जाती है, लेकिन निकोलाई किसी तरह तोप उसकी तरफ पहले घुमा देता है और फायर करते ही इतने करीब होने की वजह से उस टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन इस धमाके से उन्हें भी बहुत जोर का झटका लगता है। इस धमाके की आवाज ऐना भी जंगल में सुन पाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए अपने रास्ते आगे बढ़ जाती है। अभी वो लोग इस धमाके से संभले भी नहीं थे कि दो तरफ से उन्हें टैंक्स ने घेर लिया था। एक टैंक में जगार था। वो लोग बाहर देखते हैं जहाँ दो टैंक उन पर निशाना लगाए खड़े थे, जिसमें से एक टैंक उन्हें शूट ही करने वाला था, लेकिन अचानक वो ही टैंक ब्लास्ट हो जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता, लेकिन सबको समझ में आता है ये काम वोल्चोक का है। उसने जख्मी होने के बाद भी उसने जर्मन टैंक से दूसरे जर्मन टैंक को उड़ा दिया। अब उनके पास दो टैंक थे, लेकिन जगार भी ये समझ गया था। वो निकोलाई की जगह वोल्चोक पर निशाना लगाने बढ़ता है। वोल्चोक भी उसकी तरफ अपनी तोप मोड़ता है, लेकिन जगार फायर कर देता है। निकोलाई को अब बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें लगता है वोल्चोक मरा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ढीठ है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ फायर करते हैं। दोनों की बुलेट टकराती है, जिससे जगार के टैंक का ऊपरी हिस्सा उड़ जाता है। अब सब शांत होता है, क्योंकि अब वो दोनों ही बचे थे। जगार बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे की भाषा समझते नहीं थे, लेकिन फिर भी निकोलाई समझ जाता है जगार को आमने सामने का मुकाबला करना है। निकोलाई इशारे से जगार से 5 मिनट मांगता है। 5 मिनट बाद एक पुल पर जगार निकोलाई का इंतजार कर रहा था। निकोलाई ने वोल्चोक को अपने टैंक में रख लिया था। उसका प्लान था उसके कहने पर स्टेपन को डॉज करना शुरू करना है। उन्हें जितना हो सके उतना दूसरे टैंक के करीब जाना होगा, क्योंकि उनके पास एक ही शेल बचा है जो लेनो लोड कर देता है। अब वो पुल पर आते हैं। उनके आते ही जगार उनकी तरफ बढ़ता है और थोड़ा नजदीक आते ही उनकी तरफ फायर करता है। इसी समय निकोलाई के ऑर्डर पर स्टेपन टैंक दूसरी तरफ मोड़ता है और बुलेट टैंक के ऊपर लगती है। स्टेपन अभी भी टैंक इधर उधर मोड़ रहा था, जिससे जगार को क्लियर निशाना ना मिले, लेकिन जगार टैंक रोक कर उन पर फायर करता है। टैंक में मूवमेंट होने की वजह से वो बुलेट टैंक को लगकर पलट जाती है। अब निकोलाई ड्राइवर की खिड़की पर निशाना लगाता है और जगार उनकी चेन पर निशाना लगाता है। निशाना लगते ही दोनों फायर करते हैं। निकोलाई की बुलेट सीधा टैंक के अंदर जाती है और उनके टैंक की चेन टूट जाती है। जगार का टैंक बिना ड्राइवर के ब्रिज की दीवार की तरफ मुड़ जाता है और स्टेपन इसी मौके का फायदा उठाकर टैंक की चेन टूटने के बाद भी उसे साइड से टक्कर मारता है, जिससे जगार का टैंक पुल पर लटक जाता है। कुछ देर बाद जगार जख्मी हालत में बाहर निकलता है। फिर निकोलाई भी गन लेकर बाहर आता है। जगार अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार निकोलाई के पास भी गन थी, जो निकोलाई उस पर तान देता है। जगार उसे शूट करने बोलता है, लेकिन निकोलाई उसे गोली नहीं मारता, क्योंकि वो नाजियों जैसा नहीं है। तब जाकर जगार अपनी हार एक्सेप्ट करता है। जगार निकोलाई की तरफ हाथ बढ़ाता है। निकोलाई उससे हाथ मिलाता है। जगार एक तरह से
निकोलाई की बहादुरी और समझदारी की इज्जत करता है, क्योंकि वो उसकी जगह होता तो शायद ये नहीं कर पाता। निकोलाई के हाथ छोड़ते ही उस टैंक के साथ जेगार भी नीचे गिर जाता है और इस तरह चारों तरफ से घिरे होने के बाद भी निकोलाई खुद को और अपने साथियों को बचा लेता है। फिर हम एना को देखते हैं, जहाँ उसे रुकने बोला गया था वो वहाँ इंतजार कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है। जब वो उस तरफ देखती है, सामने से नए सूरज के साथ तीनों वोल्चोक को लेकर उस तरफ आ रहे थे। एना तुरंत उनकी तरफ भागती है और निकोलाई के गले लग जाती है। लेनो और स्टेपन ये देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।